हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, है ना? नाउन के बारे में हमने सारी बात कर ली थी भैया जी। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला हमारा भाई साहब आया था नाउन। आज हम बात करेंगे किसकी? प्रोनाउन की। देखो, ये है ग्रामर का फंडामेंटल। मैं अभी भी आपको नाउन के बारे में सही बात नहीं बताया हूँ। मैंने जैसे हमने स्टार्ट करा था तो हम बोले थे 5 से 6 क्लास हमारी किस में लगती है, तो हम हमारी लगती है आपका फाउंडेशन बनाने में। फाउंडेशन में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद हम आएंगे तो नाउन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, नाउन के अंदर जाकर पढ़ेंगे, प्रोनाउन के अंदर जाके पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, सब करेंगे। लेकिन अभी जो 5 से 6 है ना, ऐसे समझिए कि अभी मिट्टी भुरभुरी करी जा रही है। ठीक है, आपकी भूख को जगाया जा रहा है ताकि भूख लगे कम से कम। ये नहीं कि सीधे खाना परोस के दे दिया जाए। खाना परोस के देने से कोई फायदा आपको नहीं होगा और मुझे भी नहीं होगा। ठीक है, मैं सफल तब मानूंगा जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे नाउन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, नाउन क्या क्या काम करता है, वो 5 चीजें याद है। जैसे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, कैसे एडजेक्टिव कहाँ लगता है, कहाँ पर आईएनजी लगता है, कहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है, आई के साथ एम कब लगता है, आई के साथ इज भी लग सकता है। कोई भी रूल रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम रूल को समझेंगे एक्चुअली रूल आया कहाँ से। ठीक है, तो ये सारी बात हम करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रोनाउन पे। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फाउंडेशन का सीधा मतलब क्या है सर? फाउंडेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। अभी नाउन हो गया, अब आते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का जीवन परिचय समझते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को, वर्ब को, सबको समझेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। ठीक है, चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए फटाफट। चुपचाप देख लीजिएगा, फर्जी बात कोई भी आप नहीं करेंगे। ठीक, ये जो 5 से 6 क्लास होगा ना आपके लिए, वो एक टीडीएस प्रोसेस होगा। लगेगा भाई बहुत बोरिंग हो रहा है, टीडीएस एक वर्ड भी लिख लीजिए इसके साथ। टीडीएस प्रोसेस, टीडीएस मतलब कभी कभी थकान वाला, कभी कभी लगता है कि भाई बहुत बोर हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बोर होइए, लेकिन यही आपके काम आएगा। ये आपकी भलाई की बात है, मेरे भलाई की कोई बात नहीं है। चलिए भाई प्रोनाउन आते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है सर? अपना टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? प्रोनाउन के बारे में आप दुनिया जानती है, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। भाई क्यों नाउन की जगह यूज करने की जरूरत पड़ गई? जैसे मान लो एक लोगों का नाम है XYZ ABCD, ये नाम है। तो XYZ ABCD इज अ गुड पर्सन। ठीक है, लिख दिया आपने। उसके बाद लिखा आपने XYZ ABCD इज अ गुड म्यूजिशियन, XYZ ABCD इज अ गुड टीचर। वाह, बार बार XYZ ये नाम का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी के लिए हमने यूज कर लिया ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड म्यूजिशियन, ही इज अ गुड प्लेयर, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। यानी कुल मिला के नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए, नाउन का जो रेपिटेशन हो रहा था, रिपीट हो रहा था, रेपिटेशन से बचने के लिए हमने क्या यूज किया? हमने प्रोनाउन यूज किया। यानी प्रोनाउन वह चीज है जो नाउन की जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन नाउन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है पूरी कहानी प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं हम बहुत डिटेल में करेंगे चीजों को। आप समझते होंगे हर एक चीज। जहां आप प्रोनाउन के बारे में नहीं समझते, जैसे आपने समझा होगा आई क्या होता है, मैं, यू, ठीक है, ही, वह, शी, वह, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद वी, ये सब आ जाता है। उसके बाद इट आ जाता है, या किसी टीम की बात करते हैं, किसी लोगों की बात करते हैं तो दे आ जाता है। ये सब आप जानते हैं। इन सब के बारे में मुझे बात करनी ही नहीं अभी। ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं उस पर हम आते हैं। कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में, कभी कभी आपके एग्जाम में, कभी कभी आपके जीवन में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं। जैसे कहा जाए कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये जूम हो गया, थोड़ा सा और कर लिया जाए। बहुत अच्छी बात, गुड, गुड जॉब सर। ठीक है, चलिए लिखा जाए, योर्स इज अ यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, योर्स इज अ यूनिक आइडिया। कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचने और समझने की कोशिश करिएगा। फिर आप बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत। माइन इज अ, हालांकि आपको हर न्यूज़पेपर में, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, हेडलाइंस में भी ऐसे कुछ चीजें मिल जाती हैं, किताबों में भी मिल जाता है, डिफरेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग। लेकिन आप समझे ही नहीं होते हैं, फिर पंखा देखते हैं कि ये क्या, इतने दिन से इंग्लिश पढ़ा ही था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है सर, वो जो नहीं समझ में आया, जहां दर्द है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दर्द की ही हम बात कर रहे हैं, दर्द की ही हम इलाज कर रहे हैं। हर्ष वॉज अ ब्यूटीफुल वॉच, आर्स इज अ
ग्रेट नेशन, हमारा भारत महान। ठीक है। अगला है सर आर्स, इसके साथ आप लिख लीजिए आर मेनी कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब आप बताइए हमको कि ये 5 सेंटेंसेस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। 5 में बताइए कौन सही है कौन गलत है, फटाफट आप आंसर लिख सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये सही है, कुछ लोग कहेंगे ये सही है, कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, क्या ये भी गलत है या सब गलत है। कुछ लोग ये भी होंगे जो बोलते होंगे सब गलत है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सारे सही हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसी बात हो गई, अब तो मेरी हालत खराब हो रही है सर, क्या करें अब इसका। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब कहा जा रहा है योर्स इज अ यूनिक आइडिया, है ना, तो ये योर्स क्या है इसको ऐसे समझा जाए, थोड़ा एक और स्लाइड ऐड कर ले फटाफट। यहां मैं लिखना चाहता हूं, अच्छा अभी ऐसे सेंटेंसेस मिले तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है, जैसे देखिएगा दिस इज योर बुक, ये आपकी किताब है। ऐसे भी लिखा जा सकता है दिस बुक इज योर्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब योर्स में क्या छिपा है, दिस बुक इज योर, मतलब दिस बुक इज योर्स का मतलब होगा दिस बुक इज योर बुक, है ना, दिस बुक इज योर बुक, ये बात ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेस मतलब अधिकार दिखा रहा है कि भाई ये आपका ही है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, यानी ये किताब किसकी है, उसकी है। इस किताब के बारे में ये बात बताई जा रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर है, इसीलिए मैं उस दिन पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दिस बुक क्या है भैया, तो दिस बुक भैया जी हमारा है सब्जेक्ट, दिस बुक क्या है, सब्जेक्ट है। दिस में यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, ये बुक हो गया नाउन, दिस हो गया क्या, एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो भी यूज किया जाता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव मिला के क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाता है नाउन फ्रेज। आगे हम समझेंगे, लेकिन यहां से याद रखिएगा, जब भी नाउन और एडजेक्टिव मिलेंगे तो क्या बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। इस समस्या में यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं आती है ना, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आती है जब यहाँ पर योर्स लिखा रहता है। लेकिन जब आप योर्स यहाँ देखते हैं तो आपको समस्या आने लगती है। भाई अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, यानी यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो क्या यहाँ पे ये नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह सब्जेक्ट की तरह भी तो यूज हो सकता है। अरे भाई यहाँ लिखा है योर्स इज अ यूनिक आइडिया, तो योर्स इज अ यूनिक आइडिया मतलब क्या हो गया, योर आइडिया इज यूनिक, ये हो जाएगा योर आइडिया। बात समझ में आ रही है, तो योर्स इज अ गुड आइडिया, योर आइडिया इज यूनिक, बात खत्म हो गई। माइन इज अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी माई अप्रोच ऑफ टीचिंग हो गया, माई अप्रोच ऑफ टीचिंग। हर्ष वॉच अ ब्यूटीफुल वॉच, वॉच यानी हर वॉच हो गया, हर वॉच की कहानी ये चल रही है, ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। आर इज अ ग्रेट नेशन, यानी आर नेशन, हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र जो है वो क्या है, एक महान है। आर्स आर मैनी कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, अब यहाँ पर आर जो है एक राष्ट्र के लिए आ रहा है, यहाँ पर आर्स जो है वो किसके लिए आ रहा है, कंपनीज के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इज लगा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर कंपनीज। आवर नहीं पढ़ते हैं, आर कंपनीज पढ़िएगा, आर कंपनीज हो जाएगा, आर कंपनीज आर मैनी कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। ये बात क्लियर हुई है आपको, तो ये सारी बातें सही हो जाती हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये सब कुछ सही है। ये नहीं कि देखे और जय हिंद जय भारत गलत करके आ गए, गलत नहीं करना है। प्रोनाउन में सबसे बड़ा दर्द यही होता है, ये बात जब आता है तो समझ में नहीं आती है बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कुछ और सेंटेंसेस लिया जाए देखने के लिए, जैसे कहा जाए योर्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ये बात सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा बताओ, ये किस तरह यूज हो रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है ना।
पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह जब काम कर रहा है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। और योर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा योर बुक। योर बुक जो हो जाएगा, योर्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो जाएगा। ठीक। और पोजेसिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है सर, ये काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट का। बात ठीक है सर, तो ये बात याद रखिएगा। यहां से समस्या आती है और समस्या समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्रोडक्शन में, प्रोनाउन की गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं मैं बता रहा हूं, जो गलती होती है। ठीक ठीक है कि मी एंड माई फ्रेंड, कितनी वाहियात बात है। इज या आर वॉचिंग द मूवी, भाई मी कैसे हो सकता है यहाँ पर। अगर मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है तो सब्जेक्ट में कैसे यूज कर रहे हो, तो आई होना चाहिए ना यहाँ पर। और ये दोनों गलत हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई। ऐसे रूल चलता है कि पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी हमको अपने आप को लास्ट में रखना है, इसलिए ये कहानी ऐसे चलती है। 3 2 1 का रूल लग जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। यहां भी गलतियां होती हैं, मी एंड माई फ्रेंड वाला जो गलत करते हैं आप, दिस इज मी वो हो सकता है, दिस इज मी हो सकता है, दिस इज आई कभी कभी होता है किसी किसी केस में, लेकिन मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई टीचर, वाह जय हिंद जय भारत, कितनी गलतियां कर रहे हो भाई, कितनी इतनी गलती थोड़ी ना होती है। तो ये पहला कहानी हो गया कि मी एंड माई फ्रेंड वाली गलती हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, तो माई नेम इज फला, माई दिस इज मी ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं माई सेल्फ, किसी का नाम मान लो गौरव, ठीक है, माई सेल्फ अंकिता। अरे यार कितनी गलतियां करोगे, सब गलतियां हैं। माई सेल्फ कैसे हो सकता है, माई सेल्फ तो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी चीज को बताने के लिए, कुछ किसी चीज को प्रेशर देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे क्या होता है। तो ये भी गलतियां होती हैं प्रोनाउन में। इस तरह की गलतियां जो होती हैं इसी को हमको सुधारना है। मैं अभी बता रहा हूं गलतियां होती कहाँ हैं, और ये गलती जब सही कर लेंगे उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ केसेस के बेसिस पे चीजें बनती हैं, केस वाले, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वही कहानी, मी एंड माई ब्रदर वॉच द मूवी। लीजिए भैया, अब बताइए क्या गलती है। सबसे पहली बात, ये मी कैसे आ सकता है, तो ये आएगा आई। और हमारा रूल जो चलता है तो पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 1, तो ये हो जाएगा माई ब्रदर एंड आई। हम आगे समझेंगे क्या कहानी चलती है, माई ब्रदर एंड आई। इसके इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम माई माई ब्रदर एंड आई वॉच द मूवी, तो ये कहानी ऐसे चलेगी, वॉच द मूवी, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है मामला। जैसे कहा जाए, माई फादर एंड माई सेल्फ, वाह भाई, हैव स्टार्टेड द कंपनी, हैव स्टार्टेड द कंपनी। भाई कितनी वाहियात इंग्लिश है आपकी, है ना। माई फादर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है सर। अरे भाई इतना तो जानते हो, कहाँ किसका ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ किसका सब्जेक्ट होता है। जैसे आप कहते हो आई लव यू, ये तो कहते हो दिन भर रात भर कहते हो आप लोग, आई लव यू, ठीक है। ये यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, यू लव मी, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है, लेकिन जो चीजें बदलती हैं उसको तो बदलना पड़ेगा आपको। आई लव यू, यू लव मी, ठीक है। राज लाइक सिमरन, वाह। चलो, तो प्रोनाउन में आपको ये सारी गलतियां जो होती हैं मैंने आपको बताई हैं। बस यही गलती प्रोनाउन में आप करते हैं, उसके बाद आते हैं प्रोनाउन में और डिटेल में बात करेंगे प्रोनाउन के चैप्टर पे। अगला हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव, ये भी कह रहा है कि सर क्या क्या सब सही सही बोल देते हैं, झूठ झूठ नहीं बोलते हैं। भाई जहां गलती होगी वहां तो मैं बोलूंगा ना। देखिए एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, वो विशेषता बताता है, उसके बारे में क्वालिफाई करता है। जैसे कहा जाए, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, लेडी क्या है सर, नाउन है। नाउन, लेडी कैसी है, तो सुंदर है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे कहा जाए, हैंडसम बॉय, बॉय नाउन है सर, हैंडसम क्या, बॉय कैसा है, सुंदर है,
हैंडसम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन के बारे में क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन को। तो जैसे कहा जाए दिस वॉच, ये वॉच क्या है, नाउन। एक मिनट, ये वॉच क्या है सर, ये वॉच है आपका नाउन। तो नाउन कैसा, ये वॉच, तो ये दिस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बात क्लियर है सबको। तो ये बात बेसिक से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। जैसे कहा जाए जय इज डिलीजेंट, जय जो है वो मेहनती है। ऐसे भी लिखा जा सकता है जय इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। जय एक मेहनती क्या है, स्टूडेंट। अब बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों अपने अपने जगह सही है। जैसे यहां पर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है नाउन, और नाउन से पहले जो यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। पहला ये हो गया। दूसरा, जय इज डिलीजेंट, जय के बारे में बताया जा रहा मेहनती है, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन मत करिएगा इसको। ठीक है। अब यहां पर इज क्या हो जाएगा, इज जो हो जाएगा आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब होगा कि स्टेडी वर्ब हो, बताओ। ये वाली कहानी पढ़े हो, जय इज डिलीजेंट, इस तरह की चीजें हम पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, बताओ। मैं आपको दिखाई देता हूं। जैसे यहाँ पर अभी इज एन एडवोकेट, उसके पहले हमने पढ़ा था मोहिनी इज डिलीजेंट, यहाँ पे ये क्या होगा, स्टेट बता रहा है कि वो जय कैसा है, तो जय जो है वो मेहनती है, तो ये हो जाएगा स्टेटिव वर्ब। ये सब याद रखा करो भाई, पुराने भूलने नहीं पड़ेंगे, पुराने भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जय इज डिलीजेंट, अच्छा यहाँ पर भी सर एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। सर एक बात बताइए फिर अंतर क्या है दोनों में। जी हाँ सर, सर इसीलिए है एडजेक्टिव में अंतर बताते हैं। तो ये हो जाता है, इसको बोला जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा सर, रैंक वन मटेरियल दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना आपको, कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो याद रखिएगा, जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस और लिखते हैं भगवान का नाम लेके, दिस मार्कर। और सो मत सब लोग उठो, उठ के बैठ के पढ़ो, बेड पे सो के लेट के ईयरफोन लगा के नहीं पढ़ने की जरूरत है, और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। दूसरा लिखता हूं, दिस इज ब्लैक मार्कर। अब बताओ, दिस मार्कर, ये देखो मार्कर कौन सा है, ये मार्कर, मार्कर के पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है। ठीक है, इज ब्लैक, ये ब्लैक, ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, और यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पे दिस जो है वो प्रोनाउन है। याद रखिएगा सारी बात। ठीक है भैया। जैसे मान लो कुछ और से एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आ जाता है। जैसे कहा जाए ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ईच क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट नाउन है, तो ईच जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। इसी ईच को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्यों भाई, समझ आ रही है। जैसे मान लो कहा जाए ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। नहीं समझ आ रहा तो लिखते रहिए, आ जाएगा धीरे धीरे। छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये ईच क्या हो जाएगा, ईच ऑफ यू, ये है प्रोनाउन, ये है आपका क्या प्रेपोजिशन, यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव, ये भी हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात। हम्म। तो ये आपका एडजेक्टिव की कहानी है। एडजेक्टिव में इतनी ही बात आपको पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए उतना ही आपको बताया जाएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगला हेडिंग डालिए सर, वर्ब। हम अपने धीरे धीरे प्रोग्रेस पर हैं। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो आपने सुना होगा वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, जो आधा अधूरा इनकम्प्लीट डेफिनेशन आपने सुना था। ठीक है, वर्ब अगर एक्शन वर्ब होता है तो
स्टेटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब अगर एक्शन वर्ब होता है तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था यहाँ पर स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब एक्शन के बारे में तो बता नहीं रहा है। जैक कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एक्शन तो हो नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये किस तरह का वर्ब है? तो आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी आज तक, वो इनकम्प्लीट पढ़ी थी। आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पुराने पाप को हम धुलने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के नेम है, तो डेफिनेशन में तीन शब्द इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्द से काम नहीं चलेगा। पहला है आपका क्या? पहला है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जो आप पढ़े थे बचपन में। दूसरा क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, उसके बारे में बताएगा। तीसरा होता है वर्ब ऑफ पोजीशन। वर्ब ऑफ पोजीशन, अभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या है मामला। एक्शन वर्ड को ही जनरली क्या बोल दिया जाता है? तो मेन वर्ब बोल दिया जाता है ना। एक्शन वर्ब को क्या बोल दिया जाता है? मेन वर्ब बोल दिया जाता है। ठीक है भैया। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेन वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा। जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, एक एग्जांपल, राइट मतलब लिखना, रोट सेकंड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म, राइटिंग, राइटिंग और राइट्स, ये होते हैं आपके फॉर्म्स। अब देखिए इसको, राइट जो है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। रोट क्या है सर? रोट जो है वो सेकेंड फॉर्म है। इसी को पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। पास्ट फॉर्म कहा जाता है। अगला रिटेन जो है वो क्या है? रिटेन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। राइटिंग जो है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। वी फोर भी कहा जाता है, या आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। राइट्स में क्या होता है? जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है जनरली। प्रेजेंट इनडेफिनिट निश्चित नहीं होता है, वह लिखता है। तो लिखता है तो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये बात हमको समझ में नहीं आया है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोल दिया। ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और लास्ट में ऐसा यस वाला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है। ठीक है। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। और स्टेट ऑफ बीइंग वाला जो है वो क्या होता है आपको मैंने बता दिया है। लिंकिंग क्या होता है हम आगे समझ लेंगे उसको। ठीक है। आगे हम वर्ब पे खूब लंबा सा बात करेंगे। और पोजीशन क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा वर्ब ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन में क्या होता है? जैसे मान लो कहा जाए आई हैव अ न्यू कोर्स, मेरे पास नया कोर्स है। हैव क्या दिखा रहा है? ये वर्ब ऑफ पोजीशन दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कहा जाए ठीक है, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कोर्स, यहां पर भी हैव क्या है? वर्ब ऑफ पोजीशन दिखा रहा है। अभी आते हैं फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो आइए चलिए भैया हमारे साथ चलते रहिए आप। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जो जीवन के दर्द है आपको उसको भी कोशिश करते हैं खत्म करने के। जैसे सेंटेंस है, दिस इज प्रूव्ड या प्रूवन फैक्ट, ये फैक्ट प्रूवन है। यू हैव प्रूव्ड या प्रूवन दिस थ्योरम। बताना है इसमें क्या लगेगा, सही बात क्या होगा, सही वर्ड क्या होगा, वर्ड सिलेक्शन सही करिए। अगला है, देयर इज अ ब्रोकन चेयर इन दिस रूम। ठीक। अगला है, ही हैज ब्रोकन दिस चेयर।
बताइए क्या सही है क्या गलत है। इसमें क्या लगेगा, ए या बी? इसमें क्या सही है, ए या बी? इसमें देखो, इसमें देखो, बताइए सही क्या होगा इसका। तो याद रखिएगा, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ठीक है, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। यू हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। देयर इज अ ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर क्या होता है? ब्रोकन चेयर जो होता है एक नाउन फ्रेज होता है। चेयर जो है वो नाउन है। नाउन है तो ये ब्रोकन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर भी फैक्ट अगर नाउन है तो प्रूवन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरम है तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, प्रूव्ड। अब ही हैज ब्रोकन दिस चेयर, यहाँ पर क्या है, ये V3 का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखा जाए, आई शॉ अ संकिन बोट। संकिन बोट, डूबा हुआ नाव देखा, बोट। बता सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ठीक बात है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ के देखो, जनरली जो होता है कि जैसे यहाँ पर आपने एडजेक्टिव लगाया ब्रोकन, चेयर का, चेयर कैसा है, टूटा हुआ है, और वहीं का थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। तो कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं। प्रूव्ड फैक्ट नहीं, प्रूवन फैक्ट होना चाहिए, संकेन बोट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रूव्ड वर्ब है, तो अगर ये थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव का काम करता है तो प्रूवन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मेन वर्ब जो होता है एडजेक्टिव का काम नहीं कर पाता है, वहां के लिए अलग शब्द हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा ब्रेक, ब्रेक में ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, तो ब्रेक हो गया। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक होता है, ब्रोक होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, ब्रोकन होता है। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगला, सिंक मतलब डूबना, सेकंड फॉर्म होता है सैंक, थर्ड फॉर्म होता है संक, और जो एडजेक्टिव होता है संकिन। याद रखिएगा, एडजेक्टिव इसका अलग होता है। जैसे प्रूव, सत्यापित करना, प्रूव्ड, सेकंड फॉर्म भी प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है सर, प्रूव्ड होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो प्रूवन होता है। आज तक आपको नहीं पता रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। अब जैसे कुछ वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, यू हैव यू हैव एक्साइटेड मी। आपने एक्साइटेड किया मुझे। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लिखा जाए, शी इज वेरी एक्साइटेड। देखिए, एक जगह ये वर्ब का काम कर रहा है, एक जगह ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कर रहा है ना? देखिए ये बात ठीक है। यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। जो एडजेक्टिव के जो भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर वो दो को क्वालिफाई करे, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या तो वर्ब को क्वालिफाई करे, तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको एडवर्ब बोला जाता है। आगे हम इसको समझेंगे। तो यू हैव एक्साइटेड मी यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर सी इज वेरी एक्साइटेड ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। यानी ये बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। जैसे आओ थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है और कोई कोई शब्द कैसे काम करते हैं, इसको समझ रहे हैं हम। शी इज कंफ्यूज्ड गर्ल, शी इज कंफ्यूज्ड गर्ल। अगला, शी इज कंफ्यूज्ड। अब यहां पर देखिएगा, ये कंफ्यूज का कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो नाउन होता है, कंफ्यूज का थर्ड फॉर्म होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर गर्ल जो है नाउन है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो किस तरह का एडजेक्टिव होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सी इज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताना ये चाह रहा था, कभी कभी कोई वर्ब जो होता है, कोई भी वर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं, कभी कभी कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं। उसके लिए हमने ये प्रूवन का हमने देखा था, संकेन का हमने देखा था। अब आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे दिस कंपनी
एक सेंटेंस लिखा जाए, दिस कंपनी वॉज फाउंड बाई मिस्टर शर्मा। वाओ, दिस कंपनी वॉज फाउंड बाई मिस्टर शर्मा। अगला, अ चाइल्ड वॉज किडनैप्ड एंड स्ल्यूड। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, टू डेथ। और उसके बाद एक आम आदमी, मैंगो पीपल को पता नहीं रहता है सर। जब पता नहीं रहता है तो वो फिर परेशान होता है कि सब सब पढ़ा तो है, 8 महीने से पढ़ा है, 10 महीने से पढ़ा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं। दिस कंपनी वॉज फाउंड बाई मिस्टर शर्मा जी। शर्मा जी फाउंड करते हैं। अब देखिए, दो वर्ड होते हैं। एक चीज और लिखा जाए, एक सेंटेंस और लिख लें, उसके बाद काम खत्म करें। अ बैनर वॉज हैंग्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, अब ये तीन बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाउंड फाइंड का क्या मतलब है, और किडनैप और स्लीव का क्या मतलब है, और हैंग का क्या है। तो एक शब्द होता है फाइंड। फाइंड मतलब कोई चीज खोजना और पा जाना, फाइंड। इसका सेकंड फॉर्म होता है सर फाउंड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो ये किस सेंस में यूज किया जाता है? इसको कोई चीज पाने के सेंस में यूज किया जाता है। जब स्थापना करने की बात आती है, किसी कंपनी को स्टैब्लिश किया गया, तो उसके लिए सबसे पहला फॉर्म आता है फाउंड। ऐसा थोड़ा ना, दिस कंपनी, मिस्टर मेहता ने, मिस्टर शर्मा ने कंपनी को क्या किया, खोजा। खोजा नहीं ना, स्टैब्लिश किया। तो फाउंड मतलब हो गया। और इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है क्या सर, फाउंडेड। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्थापना करने, स्टैब्लिश करने के सेंस में। स्थापना, इंग्लिश में लिख लीजिएगा स्टैब्लिश। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज होता है, किसी भी चीज को लटकाने के लिए हैंग यूज किया जाता है, हैंग। और इसका सेकंड फॉर्म होता है हंग, और थर्ड फॉर्म होता है हंग। ये किसके लिए? लटकाने के लिए। कोई चीज लटकाना है तो हंग कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो फांसी देनी है, फांसी, फांसी नहीं, हैंग, हैंग्ड। सेकंड फॉर्म हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैंग्ड होता है। तो हैंग्ड टिल डेथ, टिल डेथ। यानी आपको क्या देना है सर, फांसी देना है तो आपको क्या यूज करना होगा, हैंग्ड यूज करना होगा। और किसी भी चीज को लटकाना है तो हंग यूज करेंगे सेकंड थर्ड फॉर्म में। एक और शब्द लिख लीजिए, जैसे स्लीव, स्लीव वाला था, तो स्लीव, SLEW, स्लीव। एक मिनट, स्ले पहला होता है स्ले, दूसरा होता है स्लीव, तीसरा होता है स्लेन। ये कब होता है? जब किसी की गला रेत कर हत्या 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 कर दी जाती है ना, किलिंग, हत्या करना, किलिंग। कैसे? गला रेत कर, गला रेत कर गला को काट दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, स्ले, स्लीव, स्लेन। अगला, एक होता है स्ल्यू, SLEW, स्ल्यू। इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्ल्यूड, SLEWED। और इसका थर्ड फॉर्म होता है SLEWED, स्ल्यूड। ठीक है, ये क्या होता है सर? तो ये होता है कि किसी भी तरह से अचानक व्हीकल को टर्न करा देना, इतनी तेजी से एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे इसको लिख लीजिएगा, सडन और, सडन और वायलेंट, वायलेंट, किलिंग क्यों लिख रहा हूं, टर्न ऑफ व्हीकल। व्हीकल का अचानक से टर्निंग जो होता है वो स्लीव कहलाता है। अब देखो, गला रेत कर हत्या करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। अब बैनर वॉज, सॉरी, अ चाइल्ड वॉज किडनैप्ड एंड स्लीव्ड टू डेथ। तो स्लीव्ड नहीं होगा ना, स्लीव्ड मतलब तो गाड़ी को तेजी से मुड़ाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्लेन टू डेथ। ये बात याद रखिएगा, इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, स्लेन टू डेथ। गला रेत कर मार दिया गया। द कंपनी वॉज फाउंड बाई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाउंडेड बाई, फाउंडेड बाई। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो, अ बैनर वर्ड हैंग्ड, हैंग्ड मतलब केवल फांसी पर लटकाने के लिए हैंग यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा बताओ, हंग हो जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए हंग इन द मिडिल ऑफ द रोड।
तो ये है आपका सर वर्ब का कहानी। वर्ब में ऐसी चीजें भी, कुछ वर्ब एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ वर्ब एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए अलग से चीजें आती हैं। और बाकी कुछ वर्ब ऐसे ऐसे होते हैं, नाम अलग होता है, जैसे फाइंड पाना, तो फाउंड एस्टैब्लिश करना, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, फाइंड फाउंड फाउंड, हैंग हंग हंग, किसी भी चीज को लटकाने के लिए हैंग यूज किया जाता है। और जब फांसी पर लटकाना होता है तो हैंग यूज किया जाता है। जब गला रेत कर हत्या कर दी जाती है तो स्ले स्लीव स्लेन होता है। लेकिन अगर अपने व्हीकल को वायलेंट टर्न देना होता है तो स्लीव स्लीव्ड और स्लीव्ड होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आ जाइए। तो ये तो एक्शन वर्ड की बात हो गई। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या मामला है, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, और भी कुछ आते हैं, बिकम, फील, स्मेल, ये सब आ जाता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग में। जैसे कहा जाए, आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो ये पूछा जाए आर क्या है, तो ये मेन वर्ब नहीं है ना भैया। बात समझ में आ रही है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आपसे अभी इस मोमेंट का पूछा जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, आप अभी कैसे हैं, मोमेंट की बात हो रही है, उसी साइन उसी टाइम मोमेंट की बात हो रही है ना। जब आपसे मोमेंट की बात करी जाती है तो आप क्या आंसर देते हैं, आई एम गुड, आई एम फाइन, जो भी आपको कहना है, आई एम गुड। अब देखो, ये गुड क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, और एम क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, पहले के वीडियो आपने देखे होंगे तो क्लियर होगा आपको। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे मान लो किसी होटल में आप गए, होटल में गए और 3-4 दिन आप रुके थे, और चेक इन करने के बाद 3-4 दिन रुके और चेकआउट करने जब गए, तो आपसे पूछा जाता है हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। मतलब ये पूछा जा रहा है कि उस ड्यूरेशन में आप कैसे थे, ड्यूरेशन का आपका 4 दिन का सफर कैसा रहा। या कोई मान लीजिए आपका दोस्त आपसे मिलता है 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद, 6 महीने, 8 महीने बाद मिलता है, 2 महीने, 4 महीने बाद में मिलता है, तो आप ये नहीं पूछेंगे ना हाउ आर यू, आप पूछेंगे हाउ हैव यू बीन। ठीक है, उस ड्यूरेशन में तुम कैसे थे यार, बताओ, बहुत दिन बाद तो मिले हो, हाउ हैव यू बीन। तो वो बोलेगा, या वो बोलता है आई हैव, या बोलती है आई हैव बीन बिजी, मैं बहुत बिजी था, हूँ। ठीक है, तो हैव बीन किसके लिए यूज किया जा सकता है, हैव बीन जो है स्टेट बताने के लिए, ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। बिजी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। तो जब आप चेकआउट करके आते हैं एक्सपीरियंस, तो आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है वो भी मैं लिख के बता देता हूँ। कभी आप जाएं तो आपसे भी पूछा जाएगा हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस इस होटल में कैसा रहा, ये पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। तो आप क्या बताएंगे, चेकआउट करते समय आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, तो आप बोलेंगे इट्स बीन ग्रेट, इट्स बीन ग्रेट। अब यहाँ पर वो इट्स मत लगाए, मासूम होगा तो ये इट्स लगा देगा, ये गलत है। तो इट्स बीन ग्रेट का मतलब होता है इट हैज बीन ग्रेट। जो समझ में आ रहा लिखते जाइएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट हैज बीन ग्रेट, अच्छा था हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेट बताने के लिए हैज बीन का भी यूज किया जाता है, स्टेट बताने के लिए एम का भी यूज किया जाता है, मोमेंट के लिए स्टेट, ड्यूरेशन के लिए स्टेट। बात समझ में आ रही है, स्टेट ऑफ बीइंग में ये सब चीज आ जाता है, बिकम भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है सब। तो ये है पूरी कहानी स्टेट ऑफ बीइंग की। अब आता है कि सर वो पॉजिटिव वाला बता दीजिए, वर्ब के लिए आपने एक शब्द और बताया था, कौन सा शब्द था, वर्ब ऑफ पोजीशन। आई हैव अ न्यू कोर्स, वर्ब ऑफ पोजीशन है। जैसे यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, आई हैव अ न्यू कोर्स जो है वो वर्ब ऑफ पोजीशन तो है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, ये मेन वर्ब है। लेकिन ऐसे ही पूछा जाए, आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कोर्स, न्यू कोर्स, मैंने नया कोर्स स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हैव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझ में आया, ये वर्ब ऑफ पोजीशन दोनों होता है, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पोजीशन।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये वर्ब वाला चैप्टर भी आपका होता है खत्म। वर्ब के पहले एडजेक्टिव पढ़ा आपने, वर्ब में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जहां जहां गलतियां होती हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद एडजेक्टिव में भी पढ़ा था आपने कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन में कौन कौन सी गलती होती है, प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो बचे हुए एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बात करेंगे। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करिए यार अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। 2 क्लास और लगेगी, ग्रामर फाउंडेशन खत्म होगा, नाउन फ्रेज क्लॉज सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे नाउन पे, और उसके बाद से आपका फुल फ्लेज ग्रामर स्टार्ट होता है। ये कोई नहीं बताता है, ये जो जीवन का दर्द है वो कोई बताता नहीं है, और आप भी बताते हुए शर्म आती है आपको भी। अब आपको दे दिया जाए कि बताओ एक न्यूज़पेपर लो और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दो, कौन कौन सा सेंटेंस को तोड़ के बता दीजिए। सेंटेंस तोड़ ही नहीं पाते हैं। सेंटेंस आप तोड़ नहीं पाएंगे तो समझ कैसे पाएंगे, तो समझ में भी नहीं आता है। इसलिए ये काम मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।